शुरू करें क्लास। तो पिछली क्लास में मैंने आपको आर्टिकल करवाया था। पहले 3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आर्टिकल पे आते हैं। मिस्टर रमेश मोहन is an MLA from कानपुर। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। मिस्टर रमेश मोहन इज MLA फ्रॉम कानपुर। एक बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे सामने है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। The only Indian to win the Nobel Prize for the literature was रविंद्र, इस भी लिख सकते हैं इसमें रविंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ABCD नर। थर्ड क्वेश्चन। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो देखते ही बना देंगे आप। He's a honorable man. सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं आर्टिकल से रिलेटेड, तो बना लेते हैं इसको पहले, फिर आगे की बात करेंगे। Mr. Ramesh Mohan is an MLA from Kanpur. The only Indian to win the Nobel Prize for the literature was Rabindranath Tagore. He is a honorable man. 3 क्वेश्चंस है, आंसर्स बिल्कुल आसान है। आर्टिकल्स ही ऐसा चैप्टर होता है जिसके क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चन सही बनते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी गहराई में गया है जिसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है। इसमें भी एक क्वेश्चन थोड़ा सी गहराई में, थोड़ी सी गहराई में। तो पहला क्या, मिस्टर रमेश मोहन, मोहन इज, फर्स्ट में गलती है, ये ए नहीं होगा, क्या होगा, एन। अभी रूल पढ़ना बाकी है, रूल पढ़ना बाकी है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चन, अगर आपसे बन रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सारे रूल आएंगे। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इस ये गलती बहुतों को समझ में नहीं आती, इसमें बहुत सारे नो एरर करके आते हैं, जबकि इसमें गलती है बी में। लिटरेचर के पहले द क्यों आएगा? वैसे भी आपने पढ़ा है, नाउन अगर पढ़ा है तो नाउन में मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और नॉर्मल सेंस उसके साथ आर्टिकल नहीं होता, यहाँ तो लिटरेचर का नॉर्मल सेंस में इस्तेमाल किया गया है। कोई स्पेशल या पर्टिकुलर लिटरेचर की तो बात नहीं करता। कोई इकलौता भारतीय जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीता वो क्या है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है या टैगोर है। तो यहाँ जो लिटरेचर का इस्तेमाल किया वो नॉर्मल सेंस में, क्या ना, लिटरेचर मतलब साहित्य, और साहित्य मतलब जनरल के साहित्य के क्षेत्र में जीतने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो लिटरेचर के साथ द लगाने का क्या मतलब, ये तो नॉर्मल बात करना है, साहित्य, जिसने साहित्य में जीता हो, तो द की क्या जरूरत है इसमें।
अननेसेसरी था। और ऑनरेबल में क्या होता है, एन, एच साइलेंट होता है। ऑनरेबल में क्या है कि एच साइलेंट है, तो ए लगाने का मतलब ही नहीं है, क्या है, एन। ठीक है, एक जगह क्या होगा, एन। ये 3 क्वेश्चंस थे, आसान आसान क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। वैसे क्वेश्चन सारे आसान ही होते हैं, आर्टिकल के तो आसान ही होते हैं। अब हम लोग आते हैं जो अभी तक आर्टिकल चैप्टर में हमने डिस्कस किया उस पॉइंट पे आते हैं। क्या डिस्कस किया था अभी तक, अभी तक जो डिस्कशन हुआ वो ये था कि आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स। ये डिस्कशन किया कि आर्टिकल्स आर यूनिक मेंबर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आर्टिकल जो है इंग्लिश ग्रामर का यूनिक मेंबर है, और आर्टिकल जो एडजेक्टिव ही है। ए और एन जो है वन का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब जहां वन लिखना चाहते हैं वहां ए और एन लिखते हैं। और द जो है वो दिस दैट दिस दोस का शॉर्ट फॉर्म है। माइकल स्वैन के हिसाब से 4 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द और नो आर्टिकल। और उनके नो आर्टिकल कहने का सेंस था कि कभी कभी अगर हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। और आर्टिकल लगाने से अलग मीनिंग होता है। जैसे एन एग लिख रहे थे तो एन एग का मतलब एक अंडा, और एग में आर्टिकल नहीं लगा रहे थे तो अंडे का मटेरियल हो जा रहा है। यहाँ ये भी समझना है कि नो आर्टिकल हर चैप्टर में रहता है। जब भी आर्टिकल चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल चैप्टर का ही पार्ट होता है नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। उस नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल में और माइकल स्वैन के नो आर्टिकल में बहुत डिफरेंस है। जो ग्रामर के बुक में सिंपली लिखा रहता है नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, वहां मतलब होता है कि उस क्षेत्र में अगर आपने आर्टिकल लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जो माइकल स्वैन का नो आर्टिकल केस है उसका मतलब अगर आर्टिकल नहीं लगाते तो मीनिंग बदल जाता है। मीनिंग बदलना अलग चीज है और सेंटेंस का गलत हो जाना अलग चीज है। तो ग्रामर की बुक में जहाँ नो आर्टिकल लगाया, अगर वहां आपने आर्टिकल लगा दिया तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। यानी वहां आर्टिकल नहीं लगाया तभी सीखा, आर्टिकल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। और माइकल स्वैन वाला नो आर्टिकल और आर्टिकल वाला जो केस है वो ये बताता है कि अगर आर्टिकल है तो अलग मीनिंग है, और आर्टिकल नहीं है तो अलग मीनिंग है। अब इससे आगे की कार्रवाई करते हैं। जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको जब ग्रुप में बांटने की बात होती है तो 2 ग्रुप में बांट लेते हैं। जितने भी आर्टिकल हैं सबको, जितने भी आर्टिकल हैं उसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट लेते हैं आर्टिकल्स। एक को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरे को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल कहने का क्या सेंस है, इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल सेंस कहने का क्या सेंस है। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है ए और एन, इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और वन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। तो पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे, मतलब आर्टिकल जितने भी आर्टिकल थे उसको 2 ग्रुप में बांट लिया। एक तो चूंकि नो आर्टिकल में आर्टिकल लगता है किसी ग्रुप में रख नहीं सकते, तो नो आर्टिकल का मतलब सिर्फ समझना था कि नो आर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो आर्टिकल बेसिकली ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द को डेफिनिट आर्टिकल क्या क्यों कहते हैं, ये तो पिछली क्लास में पता चल गया था कि द जो है वो दी का दिस द जो है वो दिस दैट दिस दोस का शॉर्ट फॉर्म होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे इसी क्लास में कि द को द पढ़ते हैं कि दी पढ़ते हैं, कौन सा सही है या क्या सही है कैसे, ये भी बताया जाता है, ये भी बताया जाएगा। सारी सारी बातें हम लोग करेंगे, एक एक करके सारी बातें करेंगे। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल, द को डेफिनिट आर्टिकल इससे कहते हैं, क्या बताया था कि दिस दैट दिस दोस के बदले द आता है, और दिस दैट क्या करता है, पर्टिकुलर बताता है। दिस दैट क्या करता है, पर्टिकुलर कोई चीज बताता है कि सामने है, तभी तो दिस कहते हैं, दैट कहते हैं। दिस दैट या दिस को इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने तो पर्टिकुलर है, इसलिए, और द दिस दैट दिस दोस के बदले हम द का इस्तेमाल करते हैं, इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो बात होगी वो होगी इनडेफिनिट आर्टिकल के, मतलब ए और एन की। सबसे पहले बात करेंगे हम ए और
एन की। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल हम किसी भी ऐसे नाउन के लिए कर सकते हैं जो अनकाउंटेबल हो, ठीक है, जो अनकाउंटेबल हो और पहली बार सेंटेंस, जो हमारा जाना पहचाना ना हो, मतलब अनजाना हो, अजनबी हो, उसके लिए हम ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहता है कि ए एन लगा है तो उसका मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई जाना पहचाना नहीं, कोई खास नहीं, कोई भी हो सकता है। ए और एन का इस्तेमाल किसी, कोई भी इन जनरल किसी के लिए भी कर सकता है। तो जब ए एन का इस्तेमाल हम किसी के लिए भी करते हैं, इन जनरल किसी के लिए भी कर देते हैं, और किया ही जाता है, कोई भी नाउन का डिस्कशन अगर हम पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उसके लिए ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट आर्टिकल है कि ए और एन का इस्तेमाल ही करते हैं हम उस नाउन के लिए जो हमारे लिए पर्टिकुलर ना हो, कोई भी हो सकता है। तो जब पर्टिकुलर है ही नहीं, कोई भी हो सकता है, सेंस ही यही है कि कोई भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। कोई भी हो सकता है, या कोई भी नाउन है उस पर पहली बार चर्चा कर रहे हैं, ये है कंसेप्ट कि कोई भी नाउन अगर पहली बार यूज हुआ उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कह रहे हैं इसको? ए और एन कैन बी यूज्ड फॉर a noun which is used for the first time or which is unknown। कि किसी भी नाउन का अगर आप पहली बार चर्चा कर रहे हैं, क्या लिखा है? ए और एन कैन बी यूज्ड फॉर अ नाउन which is used for the first time, कि पहली बार, जैसे हम इस मार्कर की बात करें तो भाई आई हैव अ मार्कर, तो पहली बार इस नाउन का यूज करते ये नहीं कह सकते आई हैव द मार्कर। फर्स्ट आई हैव अ वॉच, तो पहली बार सेंटेंस में यूज कर रहे हो वॉच का, तो आई हैव अ वॉच। तो किसी भी नाउन का इस्तेमाल अगर पहली बार हुआ सेंटेंस में, तो आप एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एन इज कैन बी यूज्ड फॉर अ नाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार इस्तेमाल हुआ है, और व्हिच इज अननोन, पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते उसके विषय में, कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास कुछ। तो ऐसे नाउन के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से, या इस एन का इस्तेमाल ऐसा ही, और एन उसी नाउन के साथ आ रहा था जो अनजाना था, या जिस नाउन के का इस्तेमाल पहली बार हो रहा था उसके साथ एन आ रहा था, इसलिए उसका नाम ही रखा। ऐसा नहीं कि पहले इसको एन इंडेफिनिट का नाम रखा इंडेफिनिट और फिर एन से फंक्शन लिया, ऐसा नहीं, ग्रामर बाद में आया है। तो उन्होंने इस लैंग्वेज में ये यूज देखा कि एन का इस्तेमाल हम उस नाउन के साथ ज्यादा करते हैं जो इंडेफिनिट होता है, जिसको जो जाना पहचाना नहीं होता, जो पर्टिकुलर नहीं होता, इसलिए उन्होंने इस एक और एन के ऐसे यूज को देखकर इसका नाम ही रखा इंडेफिनिट। यानी कि पहले नाम रखा और फंक्शन बाद में हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, पहले लैंग्वेज होता है, ग्रामर बाद में बनता है। तो लोगों ने देखा कि द का इस्तेमाल हमेशा उस नाउन के साथ ज्यादा करते हैं जो डेफिनेट होता है, पर्टिकुलर होता है, इसलिए उसका नाम डेफिनेट रखा। और ए एन का इस्तेमाल देखा कि हमेशा उस नाउन के साथ होता है जो सेंटेंस में भी पहली ही बार आया, जिसको जिसके विषय में हम कुछ जानते पहचानते नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज कर देते, लिख देते आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ फ्रेंड, अननोन, अनसर्टेन के विषय में, तो इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट आर्टिकल रखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूज कैसे करें, जो जिससे साथ सीधा क्वेश्चन पूछता है ए और एन से। तो सबसे पहले हम यूज सीखेंगे। इसका मीनिंग लिख लिया, ए और एन कैन बी यूज फॉर अ नाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ए एन का इस्तेमाल हम उस नाउन के लिए करते हैं जो पहली बार यूज होता है, या पहली बार प्रयोग होता है। और विच इज अननोन, और दूसरा क्या होता है, जो कि विच इज अननोन, जो क्या है, अननोन है, जाना पहचाना हमारा नहीं है, अननोन है। यहां तक क्लियर है ना बात? विच इज अननोन, जो जाना पहचाना नहीं है। अब लिखते हैं यूज ऑफ ए। पहले हम यूज ऑफ ए देखते हैं कि यूज ए का यूज कब करते हैं। तो ए के यूज करने के लिए तीन कंडीशन है, थ्री कंडीशन। पहला काम कंडीशन है काउंटेबल नाउन। फर्स्ट कंडीशन कि नाउन शुड बी काउंटेबल। जिस भी नाउन के साथ आप, मतलब अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो उसके साथ हम ए या का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन काउंटेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मिल्क है और बॉय है, तो हम मिल्क के साथ ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि मिल्क जो है वो काउंटेबल नहीं है। तो अगर किसी नाउन के साथ आपको ए का इस्तेमाल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी वेदर इट इज काउंटेबल और नॉट। उस नाउन का काउंटेबल होना जरूरी है। ए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस नाउन का काउंटेबल होना जरूरी है। क्लियर है? तो ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब जिस नाउन के साथ हम ए एन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो काउंटेबल है। तो आप ये देख लीजिए कि जो नाउन के साथ आप ए का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पहले काउंटेबल है कि नहीं। तो मिल्क और बॉय में मिल्क काउंटेबल नहीं है तो मिल्क के साथ एन का इस्तेमाल नहीं, लेकिन बॉय काउंटेबल है तो बॉय के साथ हो सकता है। अब यहाँ एक और बात है कि बॉय ही तो काउंटेबल नाउन नहीं, काउंटेबल तो बॉयज भी है, काउंटेबल तो मैन भी है, काउंटेबल तो चिल्ड्रन भी है, सारे काउंटेबल है। बुक्स भी काउंटेबल है, बुक्स भी काउंटेबल है। तो सेकंड कंडीशन दैट काउंटेबल नाउन शुड बी सिंगुलर। क्या कह रहा है? द काउंटेबल नाउन मस्ट बी सिंगुलर। आप चाहे तो इसको भी पूरा सेंटेंस बना सकते थे कि हम तो यही बात ही करने जा रहे हैं, इसी बात की चर्चा ही करने जा रहे हैं, यूज ऑफ ए का यूज कब कब करते हैं। तो पहला लिखता द नाउन शुड बी काउंटेबल। द नाउन शुड बी काउंटेबल। जिस नाउन के साथ आप ए का इस्तेमाल करना चाहते हैं दैट नाउन शुड बी मस्ट बी काउंटेबल। क्लियर? पहला कंडीशन है कि जिस नाउन के साथ हम ए का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस नाउन को सबसे पहले काउंटेबल होना चाहिए, सबसे पहले काउंटेबल होना चाहिए। अब उसके बाद यानी अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों है तो अनकाउंटेबल के साथ तो ए और एन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। सबसे पहले तो नाउन को क्या होना चाहिए? नाउन मस्ट बी काउंटेबल। फर्स्ट कंडीशन कि नाउन मस्ट बी काउंटेबल। सेकेंड कंडीशन है कि काउंटेबल में भी नाउन मस्ट बी सिंगुलर। अब जैसे बॉयज है, मैन है, एम मैन है, चिल्ड्रन है, तो बॉयज मैन और चिल्ड्रन प्लूरल है, ये एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। दो कंडीशन होगा, एक तो नाउन को काउंटेबल होना चाहिए, दूसरा नाउन को सिंगुलर होना चाहिए। नाउन मस्ट बी सिंगुलर होना ही चाहिए। अगर नाउन प्लूरल है तो फिर एन का इस्तेमाल नहीं करना है। और कई एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्लूरल नाउन के साथ एन का इस्तेमाल किया होगा। मैं आपको सेंटेंस दिखाऊंगा कि प्लूरल नाउन के साथ एन, नाउन प्लूरल है और फिर भी ए भी लगा है, प्लूरल भी लगा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो ऐसा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार पूछता ही रहता है, अक्सर पूछता रहता है। तो नाउन अगर काउंटेबल है तो ए का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन काउंटेबल के बाद कंडीशन है कि नाउन को सिंगुलर भी होना चाहिए, क्योंकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब तीसरी बात, थर्ड, कि बुक भी है, बॉय भी है, एप्पल भी है, तो क्या एप्पल के साथ ए लगेगा क्या? एप्पल के साथ ए लगेगा क्या? एप्पल के साथ ए नहीं लगेगा। तो तीसरा कंडीशन भी है, ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होता है तभी ए लगता है। कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड की बात हो रही है, लेटर की बात नहीं होती है। साउंड, उच्चारण। बहुत सारे लोग लेटर समझ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लेटर समझ लेते हैं, तो लेटर की बात नहीं है, उच्चारण। साउंड क्या है? मतलब तीन कंडीशन हो गया बिल्कुल बेसिक ए लगाने के लिए, तीन कंडीशन बिल्कुल बेसिक हो गया। और तीनों में से एक भी कंडीशन अगर मिस किया तो ए नहीं लगेगा। एक, तीनों कंडीशन जब एक साथ आएगा तभी ए लगेगा। फर्स्ट की नाउन काउंटेबल होना चाहिए, तीसरा काउंटेबल नाउन को सिंगुलर भी होना चाहिए, और प्लस उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? ए ई आई ओ यू वाला साउंड को छोड़ के। यहां एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से आप ए ई आई ओ यू सोचते हैं, अगर वही आप समझ रहे हैं, उसी को कॉन्सोनेंट समझ रहे हैं, वॉल समझ रहे हैं सिर्फ ए ई आई ओ यू को, तो फिर इंग्लिश में कभी भी आप ठीक से ए एन नहीं लगा पाएंगे। इंग्लिश में ज्यादा धोखा है।
आपको शायद पता नहीं है, इंग्लिश में उच्चारण के हिसाब से मैं बता दे रहा हूं, ये ध्यान, एक बार टीएचटी में ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि अल्फाबेट रिटन लिखावट के आधार पे इंग्लिश में 26 लेटर्स है। और ये क्वेश्चन टीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आता अलग बात है, मेट्रो में भी पूछा है, मेट्रो के एग्जाम में पूछा है कि रिटन में जो हम लोग लिखते हैं उसमें 26 लेटर्स है लिखने के आधार पे, लेकिन उच्चारण के आधार पे इंग्लिश में 44 लेटर्स है। तो अगर कल को ये पूछ ले कि उच्चारण के आधार पे इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, तो 26 मत बताइए, कितने, 44 और उस 44 में से 20 जो है वॉल साउंड है, उच्चारण 20 वॉल साउंड है, 20 वॉल साउंड है। तो यहां पर आपको हिंदी मदद करेगी, आपकी मातृभाषा, क्योंकि 20 वॉल साउंड तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो 5 ही घूम रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये 20 तो पहचानना आपके लिए मुश्किल है। तो यहाँ जब बच्चा बहुत मुसीबत में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है, तो मम्मी जो है अपने आंचल में संभाल लेती है, फिर मम्मी दुनिया भर से लड़ जाती है। तो यहाँ आपकी जो मातृभाषा यानी हमारी जो मम्मी है वो बहुत मदद करेगी, बहुत मदद करेगी। कैसे मदद करेगी जरा उसे देखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि अगर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है और वॉल साउंड है, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो हम ये लगाएंगे। काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट साउंड तो पहचानना पड़ेगा, सिंगुलर पहचान लेंगे, काउंटेबल भी पहचान लेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड पहचानने में दिक्कत होगी, इसका मतलब पहले बोलना पड़ेगा, क्योंकि साउंड की बात हो रही है, लेटर की बात नहीं हो रही है, साउंड की। साउंड का या कोई बोलेगा तभी हम पहचान पाएंगे कि साउंड वॉल है कि नहीं, या हम खुद बोलेंगे तभी। मतलब वॉल कॉन्सोनेंट लगाने के लिए जिस वर्ड के साथ आपको ए और एन लगाना है उसका आपको उच्चारण आना चाहिए, स्पेलिंग आने से बात नहीं बनेगा। जिस वर्ड के साथ ए या एन लगाना है उस वर्ड का उच्चारण आना चाहिए, उसके उच्चारण पर डिपेंड करता है। तो यहां हमें साफ साफ पता होना चाहिए कि कौन कौन सा उच्चारण वॉल है और कौन कौन सा उच्चारण कॉन्सोनेंट है। तो यहां हिंदी कैसे मदद करती है उसकी बात कर लेते हैं, हिंदी कैसे मदद करेगी उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं अ, यही लिखता हूं, इधर ही लिखते हैं, अ, आ, ई, बड़ी, उ, ऊ, ए, आई, ओ, ओ, आ। तो इसको तो कम ही, इसका उच्चारण तो इंग्लिश में आता नहीं है, लेकिन है। ये जो 13 साउंड है ये वॉल साउंड है। इसमें से अगर कोई उच्चारण मैच किया, ये सारे के सारे क्या है, वॉल साउंड्स है, तो इन्हें पहचानना जरूरी है। इंग्लिश में इंग्लिश में भी वॉल साउंड है, तभी तो मैंने कहा था कि इंग्लिश में टोटल कितने लेटर है, 44, इसमें से 20 वॉल्स है। तो 20 वॉल्स है तो ये रहेगा 13 के, आप 14 के आपके आसपास चले गए। तो इन साउंड से अगर मैच किया, साउंड है इंग्लिश का लेटर, है इंग्लिश का वर्ड, लेकिन उसका साउंड या उसका उच्चारण अगर इसमें से कोई मैच कर गया, अ से मैच कर गया, या आ से मैच कर गया, या ए से मैच कर गया, या ए से मैच कर गया, या ओ से मैच कर गया, औ से मैच कर गया, अगर मैच कर गया तो वो वॉल साउंड है। और इससे अगर डिफरेंट है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कहने का सेंस ये है कि इतने साउंड पर आपको कमांड करना पड़ेगा, ये वॉल साउंड है, इसमें ए का इस्तेमाल नहीं होगा। समझा की बात, इस साउंड में सिर्फ ए का इस्तेमाल नहीं होगा, हो गई कहानी। इसके अलावा कोई भी साउंड है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कर दी मम्मी मदद ना, कि भाई इस 13 या 14 जो साउंड है उसको बार बार पढ़िए कि इतने ही साउंड क्या है, वॉल है। अगर इस साउंड से मैच कर रहा है
तो ए का इस्तेमाल नहीं करना है, ए का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इससे डिफरेंट साउंड है तो इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वॉल साउंड इतने ही है, वॉल साउंड इतने ही है, या इससे मैचिंग साउंड होगा वो सारे के सारे क्या वॉल साउंड होंगे, वॉल साउंड होंगे। तो इतने लेटर्स पर अगर आप कमांड कर लेंगे, इतने लेटर्स के उच्चारण को अगर ध्यान में रखेंगे कि ये वॉल साउंड्स है, तो आपको इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें से कोई मैच कर गया, किसी से भी मैच कर गया, तो वो साउंड वॉल है, कॉन्सोनेंट नहीं। इसमें से ये 13-14 में बस यही समझने की चीज है, यही ध्यान रखने की चीज है। क्लियर है? अभी ज्यादा समय तो नहीं हुआ? नहीं, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। तो ये जो साउंड है ये हमारा क्या है? वॉल, वॉल साउंड है। इससे डिफरेंट साउंड हुआ तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो इस साउंड को याद कर लीजिए, बस इतनी ही बात है। इतने साउंड में ये जो साउंड हमने लिख रखा है अ आ ई ई उ ए जो भी साउंड है, इसमें हमें वॉल का इस्तेमाल यानी एन का इस्तेमाल करना है, ए का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दिमाग में क्या बिठाना था कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट उच्चारण का मतलब क्या है कि ये जो 12-13 उच्चारण से इसको छोड़ दें, ये वॉल उच्चारण है। इससे डिफरेंट, इससे अलग अगर कोई उच्चारण हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है। अगर इसमें से कोई उच्चारण मैच कर रहा है तो कॉन्सोनेंट नहीं है, तो वो वॉल। ये सारे उच्चारण जो हमारे ये वॉल है, इससे डिफरेंट होना चाहिए, इससे डिफरेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब बॉय, तो बॉय में ये लग सकता है क्योंकि बॉय सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और बॉय का उच्चारण जब करते हैं बॉय, तो बॉय का उच्चारण तो जो इसमें से कहीं से मैच नहीं करता, इसलिए बॉय के पहले लग सकता है। हम कहते हैं बुक, हमने कहा बुक, तो बुक के पहले ए लग सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो अनकाउंटेबल नहीं यानी काउंटेबल है। काउंटेबल में बुक क्या है? सिंगुलर है। और फिर उसका उच्चारण जो है बुक, बॉ का साउंड पहले आता है, बॉ, बॉ इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए ये लग सकता है। एप्पल, एप्पल, एप्पल में देखिए ये साउंड आ गया एप्पल, या ये एप्पल तो नहीं कहते उसको, एप्पल ये तो कहते हैं। तो ये एप्पल वाला ए वाला साउंड आ गया, तो ए वाला साउंड आ गया, इसका मतलब ये क्या है? वॉल साउंड है। तो वॉल साउंड के साथ तो ए का इस्तेमाल नहीं हो सकता, यही मना किया था कि वॉल साउंड के साथ ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो 12-13 साउंड है इसको ध्यान रखना है, जो वॉल साउंड है इसको ध्यान रखना है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कैट, तो कैट के पहले हम ए लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं कैट के पहले? कहते हैं कैट, तो का साउंड आ रहा ना पहले, क, और क वो जो 12 साउंड लिखा तो आ उसमें नहीं था, और सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो ए लिख सकते हैं। इससे दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है जो मैंने आपको कॉमन नाउन में पढ़ाया था। इससे कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, और वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, और उसके पहले आपने ए नहीं लगा रखा है, तो आपका सेंटेंस गलत हो गया। इसीलिए कॉमन नाउन के रूल में जब मैं नाउन पढ़ा था उसमें मैं कहता हूं कि जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले ए या एन का आना जरूरी है अगर वो एक है, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि इस रूल का कंक्लूजन ये निकला, हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाले, इस रूल का कंक्लूजन क्या निकला? इस रूल का कंक्लूजन यही तो है कि कोई काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, कोई काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, कोई काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो और उसका उच्चारण, उसका साउंड, उसका उच्चारण, उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट जैसा, वॉल जैसा नहीं है, सिंगुलर है, उच्चारण उसका साउंड कॉन्सोनेंट है, तो हम ए का उच्चारण कर ए लगाते हैं। ठीक है, ए लगाते हैं। क्या क्या कंडीशन है? कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है, और साउंड जो है वॉल से मैच नहीं करता कॉन्सोनेंट। हम कहते हैं डॉग, तो डॉग जो है ये काउंटेबल है, सिंगुलर है, और डी का उच्चारण उसमें डॉग का उच्चारण मैच नहीं कर रहा है आ से, तो इसलिए क्या है जो 13 अभी लिखे थे आ ए उसमें से मैच नहीं कर रहा, डॉ है तो है ही नहीं उसमें, तो इसलिए इसमें ए लग सकता है। सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो और उसके साथ ए नहीं लगा है तो वो गलत है। काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, और साथ साथ ये भी देखिए उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, और फिर भी ये नहीं लगा है। काउंटेबल है, सिंगुलर है, और साउंड भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और उसके साथ आपने ए नहीं लगा रखा, तो आपका सेंटेंस गलत हुआ। जैसे कल ही हमने लिखा था, पिछली क्लास में लिखा था कि ही इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 6 ईयर या 10 ईयर्स। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव क्या काउंटेबल नाउन था ना, उसके पहले मेडिकल लगाया, तो मेडिकल एम से शुरू हो रहा मेडिकल, लेकिन उसका उच्चारण क्या? मो,
तो मो तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है मो, और उसमें ए नहीं लगा रखा था इसलिए गलत था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो, और उसका साउंड कॉन्स्टेबल ये कॉन्सोनेंट हो, और उसके साथ आप एन का इस्तेमाल ना करें, ए का इस्तेमाल ना करें, तो आपका वो नाउन मिसयूज हो गया या वो नाउन गलत हो गया। तो या तो आप ये रूल समझिए कि ए लगाने के लिए ये जरूरी है कि कोई सिंगुलर नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, और उसके साथ क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो ए लगाते हैं। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि कोई सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो और उसमें ए ना लगा हो, तो ये ब्लंडर है, दोनों तरफ से गलती आ सकती है, दोनों तरफ से गलती आ सकती है। ये नाउन में मैंने आपको बताया था। अब यहां पर फंसाने के लिए क्या करता है, हमें उलझाने के लिए क्या करता है कि ऐसे लेटर को चुनकर लाता है जो देखने में वॉल हो, देखने में वॉल हो, और उच्चारण से कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट है, वॉल तो पांच ही है, ए पांच ही लेटर, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई में से 3 लेटर ऐसा है जो सकल सूरत से तो वॉल ही है, लेकिन उच्चारण में कॉन्सोनेंट हो जाता है। ऐसा लेटर है, और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है, क्योंकि हमें तो उच्चारण में साउंड लिखा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको कुछ बुक में एक्सेप्शन कह के लिख देता है। ये एक्सेप्शन नहीं है, रूल है, क्योंकि हमने साउंड लिख रखा है। एक्सेप्शन तब होता है कि साउंड वॉल होने के बावजूद भी ए नहीं लगता, तब एक्सेप्शन। जब साउंड वॉल है तो ए लगता है, तो फिर एक्सेप्शन किस बात का। लेकिन कुछ बुक में इसको एक्सेप्शन लिख दिया था, एक्सेप्शन नहीं, ये रूल है, ये एग्जाम्पल है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट जैसा है, तो उसके साथ क्या लगेगा, यही लगेगा। तो ये कौन सा एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि साउंड लेटर की बात तो कर ही नहीं रहा, तो उच्चारण कर रहा है साउंड की। तो ई एक ऐसा लेटर है जिसका कई बार उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। ई का उच्चारण तो ये होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ई का उच्चारण क्या हो जाता है, यह हो जाता है। जैसे हम कहते हैं यूरो, तो ईरो तो इसको नहीं पढ़ते, लिख तो रहे हैं ई, लेकिन ईरो तो नहीं पढ़ रहे, इसको क्या पढ़ते हैं, यूरो। तो यूरो पढ़ते हैं, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, यूरो। जैसे हमने कहा यूरो, तो पहले य का साउंड आया ना, यूरो जैसे कहा तो पहले क्या हुआ, य का साउंड आया, तो यूरो में क्या लगेगा, ए लगेगा। ये हम कहते हैं यूरोपियन कंट्री। तो फिर यूरोपियन जो कह रहे हैं, यूरोपियन, यूरोपियन कह रहे हैं, चाहे जैसे भी कह रहे हो, तो पहले तो य का साउंड आ रहा ना, ऊ तो साउंड बाद में आ रहा है, पहले साउंड क्या है, मान लीजिए इसमें ऊ भी है, वॉल का, लेकिन पहले तो य है, यूरोपियन, ऊ तो बाद में आया, यूरोपियन पहले य, उसके बाद यू। यूरोपियन में पहले य का साउंड आ रहा, ऊ का साउंड बाद में आ रहा, ये मात्रा। ये तो यूरोपियन तो नहीं पढ़ते इसको कि ऊ का साउंड पहले करते हैं, यूरोपियन तो नहीं पढ़ते हैं, या यूरोपियन भी नहीं पढ़ते, यूरोपियन पढ़ते, यूरोपियन, यूरोप, य का साउंड पहले आता है, उसके बाद ऊ की मात्रा लगता है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ए, यूरोपियन। तो ई का जो साउंड है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, करता है। और इसके साथ 2 वर्ड ऐसे जो हमेशा एग्जाम में पूछा है और लोगों को पागल बनाया है, हमेशा एग्जाम में पूछा है और पागल बनाया है। ये वर्ड है EWA। ये जब लग पूछता है एग्जाम में, तो अक्सर स्टूडेंट इसमें एन लगा के आ जाते हैं, अक्सर। ये गलती कभी मत कीजिएगा। इसके साथ क्या लगेगा, ए, क्योंकि इसमें ई का उच्चारण ई नहीं य होता है, यू पढ़ते हैं उसको, यू, य का साउंड आता है, यू। और इसका मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, भेड़ी, भेड़ होता है ना, रैम। तो रैम का जो फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, भेड़, भेड़ समझते हैं ना, भेड़, तो फिर क्या, भेड़ी, और ये कहते हैं हम लोग। तो ई का जो साउंड है, ई का साउंड कंफ्यूज करता है, ई का साउंड कंफ्यूज करता है। तो यू, क्या कहते हैं, यू। तो ये वर्ड देखते ही समझ जाइएगा, इस ए ही लगाना है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और अधिकांश 99.99% बच्चे इसमें एन लगा के आते हैं, 99.99% एन लगा के आते हैं। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक वर्ड और है जिसमें फिर 99.99% बच्चे गलत करते हैं, आपको नहीं करना है।
और दुख की बात ये कि ये जो दोनों वर्ड में लिखा रहा हूँ कई ग्रामर के बुक में चर्चा ही नहीं किया है और ये एग्जाम में बार बार पूछा है। दूसरा वर्ड है यूनुक। यूनुक वर्ड तो ऐसा या यूनक वर्ड तो ऐसा जो आपको वन वर्ड सब्शन में पूछता है, वन वर्ड सब्शन में पूछता है यूनक। यूनक का इसको इसमें भी लोग एन यू देखते हैं लगा देते हैं, ए लगा के एन लगा के आ जाते हैं। तो ई डब्ल्यू यू वर्ड जो है यूनक, ई यू एन यू सी एच यूनक वर्ड जो है, यूनक ज्यादा यूनक पढ़ते हैं, इसको यूनक नहीं पढ़ते, यूनक पढ़ते हैं। कुछ लोग यूनिक भी कर देते, यूनक भी कर देते हैं, लेकिन यूनच या यूनक ये ज्यादा यूज होता है। तो चूंकि यू का उच्चारण करते हैं य का उच्चारण पहले होता है यूनक, य का उच्चारण तो ऊ बाद में आता है, इसलिए इसमें भी क्या लगेगा ए। और इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट लिखा है POTENT है इम्पोर्टेंट, तो एक तो इम्पोर्टेंट, उच्चारण को ध्यान से कीजिएगा नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। यह है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, जरूरी। और यह है इम्पोर्टेंट, तो बहुत लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब होता है नपुंसक, नामर्द। तो अब किसी को आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है तो सत्यानाश कर दिया, नपुंसक बना दिया, नामर्द बना दिया। तो बहुत जल्दबाजी में नहीं, इंपॉर्टेंट अगर कहेंगे बल्कि मतलब बहुत जल्दी में कहेंगे, बहुत हल्के में कहेंगे इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब नपुंसक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कहेंगे तो नपुंसक हो जाएगा। तो और ये सिनोनिम्स है यूनक का, यानी यूनक और इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांसजेंडर जिसको आप कहते हैं उसी को हम लोग यूनक कहते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, ट्रांसजेंडर में जो यूज करते हैं उसको यूनक कहते हैं। इंपॉर्टेंट नपुंसक कह सकते हैं, नामर्स कह सकते हैं, ट्रांसजेंडर आजकल यूज करते हैं हम लोग। और ई मतलब ई एक ऐसा लेटर है जिसका उच्चारण वॉवल भी होता है, वॉल की तरह भी होता है और कॉन्सोनेंट की तरह है। तो वो सेंटेंस जैसे हम कहते हैं एंट या सॉरी एलिफेंट, तो एलिफेंट में तो ई का उच्चारण एलिफेंट हो जाता है ना, एलिफेंट ई एली लिखते हैं तो एली ए जैसा उच्चारण हो गया। एलिफेंट में तो ई कहते हैं, तो ए कहते हैं तो ये तो वॉवल हो गया ना एलिफेंट, उच्चारण तो ये रहता है ई रहता है। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें कि ई का उच्चारण वॉल जैसा होता है और बहुत सारे ऐसे वर्ड है इसमें ई का उच्चारण वॉल नहीं होता है, यानी लिखते ई लेकिन उच्चारण होता है य। तो ई लिखा और उसका उच्चारण अगर अ आ ए इन सब से मैच करता है तो फिर वॉल है, फिर उसमें ए नहीं, ए नहीं लगेगा। लेकिन लिखा है ई लेकिन उच्चारण हो रहा है य, और य क्या है कॉन्सोनेंट है, तो फिर आपको ए लगाना पड़ेगा। मतलब उच्चारण इंपॉर्टेंट है, लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात आपको बार बार समझना पड़ेगा। और एग्जाम में जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जिसमें आप फंसे कि साफ साफ वॉल दिखेगा, वॉल, इसका मतलब ये नहीं कि वॉल देखते आप ए लगाते हैं, एग्जाम में पूछ रहा है वॉल है तो चलो ए लगाते हैं, ऐसा नहीं। जो भी वर्ड मैं लिखा रहा हूँ उस वर्ड को पढ़ना है, उस वर्ड पर ध्यान देना है, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी। कि जितने मैं एग्जाम्पल, अभी बहुत एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जितने मैं एग्जाम्पल दूंगा एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात, उसी में से कोई वर्ड आएगा अगर आना होगा तो, एकदम गारंटी। जितने वर्ड में लिखाऊंगा आना होगा तो उसी में से आएगा, क्योंकि अभी वर्ड ही में बहुत लिखाने जा रहा हूँ, बहुत में, ये तो सिर्फ ई का, अभी बहुत सारे वर्ड लिखे जाने बाकी है। तो ई में ये सारे वर्ड ध्यान रखिएगा, यूरो, यूरो का ध्यान रखा, यूरोपियन कंट्री का ध्यान रखा, ईयू का ध्यान रखा, यूनक, ये 4 वर्ड तो ध्यान रखिएगा, रखना ही रखना है। यूरो यूरोपियन कंट्री है, कोई यूरोपियन कंट्री लिख देगा, कभी यूरोपियन यूनियन दे देगा, कभी यूरोपियन कुछ और कर देगा, यूरोपियन वेजिटेबल्स कर दे, कुछ भी कर दे, तो ये लिखे लेकिन मेन वर्ड यूरोपियन रहेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो ये अभी ई है। मैंने कहा था 5 लेटर्स है जिसमें से 3 कंफ्यूजिंग है। ए और यू कभी कंफ्यूज नहीं करता, ए के साथ ऐसा नहीं है, ए के साथ ऐसा नहीं है। और आई जो है ये जो 5 वॉल है ए और में से ए और आई, ये कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगा। 5 वॉल में से ए और आई कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगा। इसका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कौन क्रिएट करेगा, ई करेगा, ओ करेगा और यू करेगा। इसका मतलब ये ई, ओ और यू 3 ऐसे वॉल हैं जिसका उच्चारण कई बार कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है, इसलिए इस 3 पर फोकस करना पड़ेगा। और इसलिए इसी 3 से रिलेटेड वर्ड पूछता है एग्जाम में, जब भी पूछता है इसी 3 से, ई से, ओ से, यू से, यही 3 वॉल ऐसा है जो कभी कभी
जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट के हमेशा नहीं होता है। तो ई ओ और यू में डबल फीचर है, यानी कई वर्ड ऐसे इसमें ई ओ और यू वॉल की तरह यूज होता है, और कई ऐसे वर्ड हैं जिसमें ई ओ और यू कॉन्सोनेंट की तरह यूज होता है। तो ई और ओ और यू से शुरू होने वाला वर्ड देखते ही आप थोड़ा सा उसका उच्चारण करेंगे, क्योंकि ई और ओ और यू से शुरू होने वाले वर्ड के साथ ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस वर्ड में ई और ओ और यू का उच्चारण कैसे हो रहा है। क्लियर है क्या मैं कह रहा हूं? ये क्लियर है, समझ में आ रही है बात कि कैसे अवेयर कैसे रहना है एग्जाम में? तो अवेयर ऐसे रखना है कि आपको अभी से दिमाग में बिठा के रखना है कि ई ओ और यू से शुरू होने वाला वर्ड अगर आ रहा है, ई ओ और यू से शुरू होने वाला वर्ड आ रहा है, तो उसमें गारंटी नहीं है, उसमें ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है। इसलिए उच्चारण करके देखेंगे, अगर उच्चारण वॉल जैसा होगा तो एन लग जाएगा, और उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट जैसा होगा तो ए लग जाएगा। जैसे अभी आपने ई में देखा, ई में अगर एलिफेंट कहते हैं तो एलिफेंट में तो ए नहीं लगेगा फिर, क्योंकि एलिफेंट में ए आ गया उच्चारण, वॉल अभी लिखा था ए, क्या उच्चारण वॉल जैसा है। और लेकिन ई का उच्चारण अगर यूरोपियन का जैसा कर रहे हैं, यूरोप कह रहे हैं, यूरो कह रहे हैं, यूव कह रहे हैं, यूनक कह रहे हैं, यानी ई लिख रहे हैं लेकिन उच्चारण य आ रहा है, तो फिर उसमें क्या है, ए लग जाएगा। ऐसे ही ओ के कई वर्ड देखने हैं, ऐसे ही यू के कई वर्ड देखने हैं, सारे वर्ड देखने, आराम आराम से देखना, जितने वर्ड्स में लिखा होंगे एग्जाम में उतने में से आना है। ठीक है,